नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश यादव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल वीआरबी एजुकेशन पर। दोस्तों, अपन ने जो ये टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था हिंदी का, उसी को आज कंटिन्यू करते हैं। हिंदी में दोस्तों हमने व्याकरण में स्टार्ट कर रखा था। पहला टॉपिक वर्ण विचार टॉपिक पढ़ा। उसके बाद दोस्तों हमने पढ़ा था इस टॉपिक में कि विकारी शब्द, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया टॉपिक आया। उसके बाद संधि पढ़ी। संधि को 3 भागों में बांटा था, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विषयक संधि। इसके बाद दोस्तों दूसरा टॉपिक जो आता है अगला, इसके बाद आता है समास टॉपिक को। समास टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। आप दोस्तों कंटिन्यू वीडियोस देखते रहिएगा। जितने भी पेपर्स में एग्जाम्स हैं, वो जिनके भी एग्ज़ाम्स हैं और जिनके भी क्वेश्चंस आते हैं हिंदी के, वो इम्पोर्टेंस टॉपिक्स में ही चल रहे हैं। अपन इसमें समास का चैप्टर है जी आज का ये। और समास जो होता है इसको अपन तोड़कर देखते हैं तो यहाँ पर दीर्घ संधि होती है, सम प्लस आस शब्द है। यानी कि यहाँ पर 2 शब्द है, सम और दूसरा है आस। सम एक उपसर्ग होता है जिसका अर्थ क्या होता है, उचित प्रकार से, उचित प्रकार से। और आस का अर्थ है जी मिलाना, उचित प्रकार से मिलाना। किसको मिलाना भाई? शब्दों को। बस अंतर यही है। जब संधि पढ़ी थी ना तो वहां तो हमने क्या लिखा था, सम प्लस धी, यानी कि उचित प्रकार से वहां पर भी था और धी का अर्थ भी क्या था, मिलाना। वहां तो क्या था, उचित प्रकार से मिलाना। लेकिन वहां किनको मिलाया था, वर्णों को। यहाँ पर किनको मिलाया जाता है जी, शब्दों को उचित प्रकार से मिलाना ही क्या कहलाता है, समास कहलाता है। तो शब्दों को उचित प्रकार से मिलाना क्या कहलाता है, समास। जैसे एग्जाम्पल करके देखते हैं भाई। एक शब्द आया नव और एक शब्द है ग्रह, तो यहां पर इन दोनों को मिला दिया जाएगा। क्या बन जाएगा, नवग्रह। बस इस प्रकार से नव अलग था, ग्रह अलग था, दोनों को मिला दिया, क्या बन गया, नवग्रह। बाकी संधि इसको सरसमास विग्रह करेंगे वो अलग पॉइंट है। बस आप तो ये देखो, एक शब्द है नव और दूसरा शब्द क्या था, ग्रह। लेकिन जब संधि की थी ना तो वहां पर हमने तो किनको मिलाया था, वर्णों का मेल किया था। वहां तो किसका मेल किया था जी, वर्णों का मेल किया था, तो उसको आपने संधि कहा था। लेकिन यहाँ पर किसका मेल होता है, शब्दों का मेल। तो शब्दों का मेल होना क्या कहलाता है जी, समास कहलाता है। वर्णों का मेल वहां पर उसका अर्थ आया था, यह है लोक शब्द और दूसरा आया था इस शब्द। अब इसमें से हमने ए निकाला था और यहाँ पर किसको निकाला था, ई को। अब इन दोनों का मिलन होकर के ए बना था ना जी संधि में। लेकिन यहाँ तो क्या हो रहा है, किसी का शब्दों का मेल हो रहा है। किसका मेल हो रहा है, शब्दों का। दोनों को एक करके लिख दिया, नव प्लस ग्रह, तो क्या बन गए आपके, नवग्रह। इस प्रकार से, ठीक है जी। जैसे एक शब्द एग्जाम्पल और देते हैं अपन। जैसे शब्द है पीत और एक शब्द है जी अंबर, क्या बन जाएगा, पीतांबर। अब ये जो शब्दों का मिलाना ही क्या कहलाता है, समास कहलाता है। शब्दों को मिलाना ही क्या कहलाता है, समास कहलाता है। मैं कहूँ राजा, राजा तो राज्ञ और एक है जी पुत्री। अब इनको मिला दो आप, क्या बन गया, राज्ञ पुत्री। इस प्रकार से, ठीक है जी। तो शब्दों को मिलाना क्या कहलाता है, समास कहलाता है। ये समास कितने प्रकार के होते हैं, तो समास दोस्तों जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। समास का प्रकार आएगा, समास का प्रकार है 4। समास को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। लेकिन यदि ऑप्शन में 4 नहीं आता है तो आप क्या करोगे, 6। वो किस प्रकार से होते हैं बताते हैं भाई। प्रकार में पहला प्रकार आता है वह समास जिसमें प्रथम पद पर ध्यान हो, वो है अव्ययी भाव समास। कौन सा है जी, अव्ययी भाव समास। यह है पहला इसका प्रकार। दूसरा समास आता है जिसमें तत्पुरुष समास। इनकी परिभाषा अपन हैंड टू हैंड याद करेंगे और अच्छे से इनकी परिभाषा आती है। तत्पुरुष समास जो होता है 2 भागों में विभाजित होता है। एक है ये कर्मधारय समास और दूसरा इसमें आता है जी द्विगु समास। एक है इसमें कर्मधारय समास और दूसरा कौन सा आता है, द्विगु समास। तीसरा आता है इसमें द्वंद्व समास, यह है द्वंद्व समास। चौथा है जी वह समास जिसमें कोई प्रथम ना हो, दूसरा भी ना हो और कोई तीसरा ही पद प्रधान हो, वो कौन सा समास होता है, बहुब्रीहि समास होता है। पॉइंट ये है, उचित प्रकार से मिलाना, किसको मिलाना, शब्दों को मिलाना ही क्या कहलाता है, समास। जैसे करके लिखते हैं अपन, इसमें नवग्रह शब्द लिखा तो नवग्रह को मिला दिया तो नवग्रह शब्द बन गया। इसी प्रकार से समास के प्रकार कितने होते हैं, 4
4 या 6। ऑप्शन में यदि 4 और 6 दोनों आते हैं तो 4 सही माना जाएगा, यदि 4 नहीं आते हैं तो 6। उसके पीछे रीजन क्या होता है, इसको 5वां मान लिया जाता है, उसको कौन सा मान लिया जाता है, 6ठा मान लिया जाता है। तो ये बाकी सही नहीं माने जाते। तो समास कितने प्रकार के होते हैं, 4 होते हैं। अब इनके अंतर देखिएगा, वह समास, इनकी परिभाषा यहीं पर याद करेंगे दोस्तों। जैसे अपने संधि की थी ना, तो संधि में 2 पद आए थे, एक पूर्व पद, इसी प्रकार से इसमें भी 2 ही पद है, एक पूर्व पद है जी और दूसरा कौन सा आता है, उत्तर पद। ठीक है भाई, पूर्व शब्द है और दूसरा कौन सा होता है, उत्तर पद। समास में भी ये स्थिति है, वहां पर अपन संधि में जैसे क्या था वैसे ही। तो समास होता है पूर्व शब्द के अंतिम शब्द में, पूर्व शब्द के अंतिम शब्द में, और दोस्तों उत्तर पद के प्रथम शब्द में। यानी कि जो समास का जब विग्रह करेंगे या जोड़ेंगे ना, तो यहाँ पर जो परिवर्तन आएगा वो कौन से वाले वर्ण में आएगा, इस वाले वर्ण के पास या सॉरी इस वाले के पास या इस वाले के पास। ठीक है जी, इन दोनों वाले के बीच में कुछ न कुछ जुड़ता है, क्या कहलाता है, समास कहलाता है। कह रहा है 2 पद होते हैं, तो जिस समास में प्रथम पद प्रधान हो, जिस समास में प्रथम पद प्रधान हो वो कौन सा समास होता है, आपका अव्यय भाव समास होता है जी। जिस समास में प्रथम पद प्रधान हो वो अव्यय भाव समास है, और जिस समास में भाई सेकंड पद प्रधान हो वो कौन सा समास होता है, तो वो होता है तत्पुरुष समास। जिसमें पहला पद प्रधान हो वो अव्यय भाव समास होता है, जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो वो कौन सा आ जाएगा, तत्पुरुष समास आएगा। और जिस समास में पहला भी पद प्रधान हो और दूसरा भी पद प्रधान हो, तो जिस समास में दोनों पद प्रधान आते हैं वो समास कौन सा होता है, वो होता है द्वंद्व समास। तो जिस समास में दोनों पद प्रधान आते हैं वो होते हैं द्वंद्व समास। बहुब्रीहि का ये कहता है कि जिस समास में ना तो कोई पहला पद प्रधान हो, ना ही दूसरा पद प्रधान हो, कोई अन्य ही तीसरा पद प्रधान हो, कोई अन्य ही तीसरा पद प्रधान हो, वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। तो जिस समास में कोई अन्य पद प्रधान होता है या कोई तीसरा ही पद प्रधान होता है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। आया जी समझ में, दोबारा से देखिएगा। शब्दों को उचित प्रकार से मिलाना समास कहलाता है। समास में भी 2 ही पद आएंगे, पूर्व पद और उत्तर पद। उसके बाद कह रहा है समास 4 प्रकार का होता है। अव्यय भाव समास, जिस समास में प्रथम पद प्रधान हो वो अव्यय भाव समास होता है। जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो वो तत्पुरुष समास होता है। जिस समास में पहला और दूसरा दोनों ही पद प्रधान होते हैं वो द्वंद्व समास होता है। और जिस समास में ना पहला ना दूसरा कोई तीसरा ही पद प्रधान होता है, भाई समास के पद तो 2 ही होते हैं ना, पूर्व और दूसरा। कोई कह दे कि ना पहला पद प्रधान है ना दूसरा पद प्रधान है, कोई अन्य ही अर्थ निकाले, तो अन्य अर्थ निकलता है उसको कौन सा पद, कौन सा बोलेंगे अपन, तो तीसरा पद प्रधान होता है, वो कौन से में आता है, आपका बहुब्रीहि समास में आता है। ठीक है भाई, इसके बाद बात करते हैं कर्मधारय समास। जिस समास में उपमा हो या उपमेय हो, या उपमा हो या उपमेय हो, उपमा का अर्थ है जिससे तुलना की जाए, उपमेय होता है जिसकी तुलना की जाए। या दोस्तों इसमें एक तरीके से आप इतना याद रख लेना, जिसमें विशेषता बताई जाए, है ना जी, जिसमें विशेषता बताई जाती है वो कौन सा समास होता है, आपका कर्मधारय समास होता है। बात करते हैं द्विगु समास की। द्विगु समास में किसका समूह आता है, संख्याओं का समूह आता है। तो जिस समास में संख्याओं का समूह आता हो उसे कौन सा समास कहते हैं, उसे कहते हैं जी द्विगु समास। संख्याओं का समूह आए उसे कौन सा समास बोलेंगे, द्विगु समास। बस इतना सा आपका टॉपिक था, उम्मीद आपको समझ में आएगा। कुछ एग्जाम्पल के देखकर और कर लेते हैं इस चैप्टर को अपन। पहला है अव्यय भाव समास। अव्ययी भाव समास, भाई अव्यय से अर्थ यहां पर देखिएगा, एक शब्द आ रहा है अव्यय। अव्यय को अपन यहाँ पर उपसर्ग भी कह सकते हैं। तो जिस समास में, इसकी परिभाषा क्या आई, जिस समास में प्रथम पद प्रधान हो, जिस समास में प्रथम पद प्रधान हो और वह अव्यय हो, और वह प्रथम पद क्या हो, अव्यय उपसर्ग हो, और वह प्रथम पद अव्यय या उपसर्ग होना चाहिए जी। अव्यय को क्या बोलेंगे अपन यहां पर, उपसर्ग। अव्यय या उपसर्ग हो तथा दूसरा पद संज्ञा या गौण हो, दूसरा पद संज्ञा हो या गौण हो।
भाई एक तो मुख्य आ गया, तो मुख्य को तो अपन ने क्या नाम दे दिया, प्रधान। और दूसरा पद गौण, भाई नाम मात्र का है ना जी, प्रधान नहीं है, गौण हो तो उसे कौन सा समास कहते हैं जी, इसमें अव्ययभाव समास कहते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें एक तो परिभाषा के अकॉर्डिंग देखेंगे, दूसरा एक पॉइंट और आता है, इस समास में कहीं पर दो एक जैसे शब्द आते हैं, दो एक जैसे शब्द आएंगे वहां पर भी अव्ययभाव समास होता है। दो एक जैसे शब्द आते हैं, दो एक जैसे शब्द आते हैं वहाँ अव्ययभाव समास होता है। पूरी कोशिश करूँगा आपको इसमें शॉर्ट नोट्स देने के लिए, तो जितना भी हो सकता है हम वही ट्राई कर रहे हैं। और आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। अव्ययभाव समास होता है। पहला पॉइंट हमने ये कहा है, परिभाषा के अकॉर्डिंग जिस समास में प्रथम पद प्रधान हो और प्रथम पद भी अव्यय उपसर्ग हो, दूसरा इसी में दूसरा पॉइंट ये कहता है जिसका दूसरा पद संज्ञा या गौण होता हो वह अव्ययभाव समास होता है। इसी के अंदर एक नियम और आया है कि जिस समास में एक जैसे दो शब्द आ जाए वो कौन से में चला जाएगा, आपका अव्ययभाव समास में। इसके पहले एग्जाम्पल देखिएगा आप, जैसे करके लिख रहा हूं मैं, जैसे दिनों दिन। अब यहाँ पर दिनों और दिन, दिन और दिन एक तरीके से एक जैसे ही शब्द है, तो यहाँ पर आपका कौन सा समास आ जाएगा, अव्ययभाव समास आएगा। हर दिन, तो इसका अपन क्या तोड़ेंगे, तोड़े समास विग्रह होगा, क्या होगा, हर दिन या प्रत्येक दिन। उसके बाद कह रहा है रातों रात, रातों रात, तो इसमें भी कौन सा आ गया आपका, एक जैसे शब्द आएंगे वहां पर क्या आ जाएगा, आपका अव्ययभाव समास आएगा। भाई पेपर में समास इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से। दिनों दिन हुआ, रातों रात, बातों बात, बातों बात, बात ही बात, इस प्रकार से बात ही बात। तो ये आपको याद करने होंगे कि एक जैसा शब्द जहां पर आता है वहां पर कौन सा समास होता है, ये वाला समास होता है। उसके बाद हर हर, हर हर, तो हर एक हर या हर एक हर, इस प्रकार से, ठीक है जी। तो ये जैसे शब्द जहां पर एक जैसे आएंगे वहां पर कौन सा समास आएगा, आपका अव्ययभाव समास आएगा। इसके एग्जाम्पल करके देखिएगा, जैसे करके लिखते हैं, अव्ययभाव समास में जिसमें प्रथम पद अव्यय उपसर्ग हो। अब यहां पर यथा, यथा चक्र, चक्कर के जैसे। अब चक्र जो होता है ये समूह में आता है जी, ठीक है, तो चक्कर के जैसे। यथा सामर्थ्य, यथा सामर्थ्य, सामर्थ्य के अनुसार। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। तो ये यथा जो शब्द है यहां पर ये क्या है, आपका अव्यय उपसर्ग है। आ जन्म, आ उपसर्ग आ गया, जन्म से लेकर के, जन्म से लेकर के, आमरण, मृत्यु पर्यंत, आमरण, आ जन्म, ये सारे इसमें आते हैं भाई, ठीक है। प्रत्येक दिन, तो प्रतिदिन, प्रति उपसर्ग आ गया, प्रत्येक दिन। यदि आपने संज्ञा वगैरह टॉपिक अच्छे से पढ़ा है ना जी, तो आपको खूब आसानी से टॉपिक समझ में आ रहा होगा। चक्र है, सामर्थ्य है, शक्ति है, जन्म है, दिन है, मरण है, ये सारे शब्दों में संज्ञा हो रही है और इनका कोई लेना देना नहीं है, ये गौण है। लेकिन इनसे जो आगे उपसर्ग जुड़ गया ना, वो आ या उपसर्ग या अव्यय जो उपसर्ग जुड़ गया ना, ये अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। ये अर्थ में क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। तो ये है आपका यथा शब्द है, तथा आ जाए या प्रति आ जाए, अनुवस्ती आ जाए, तो वस्त यानी रहता है, अनु यानी है, वो अनु लग गया, उपवस्ती, अनुवस्ती, अधिवस्ती, आंगवस्ती। तो ऐसे जो शब्द आते हैं वहां पर कौन सा समास होता है, आपका अव्ययभाव समास होता है। एक जैसे भी जहां पर शब्द आएंगे वहां पर कौन सा समास होगा जी, अव्ययभाव समास होगा। दूसरा समास देख लो जी। दूसरा समास है अपने पास, पहले मैं तत्पुरुष से पहले और दूसरे वाले समास को कर देते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास
क्योंकि वो तत्पुरुष वाला थोड़ा सा बड़ा है, उसके एग्जाम्पल्स विभक्तियों के अकॉर्डिंग थोड़े चलेंगे। द्वंद्व समास, जिस समास में प्रथम और द्वितीय दोनों पद प्रधान हो। सम प्लस आस जिसका अर्थ होता है मिलाना, उचित प्रकार से मिलाना। तो जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद प्रधान हो, वहां पर कौन सा समास होता है? तो वहां पर आएगा आपका द्वंद्व समास होता है। ठीक है जी। जैसे दोनों पद होने चाहिए प्रधान, माता पिता। अब माता भी जरूरी है और पिता भी जरूरी है, तो क्या यहाँ पर आ जाएगा? माता और पिता। माता और पिता। सुख दुख, तो सुख दुख, इसका क्या जाएगा? सुख या दुख, सुख या दुख। दिन रात, दिन या रात। ठीक है जी। अब ये द्वंद्व समास के 3 प्रकार होते हैं। द्वंद्व समास 3 प्रकार का होता है। पहला इसमें आता है इतरेतर द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व। दूसरा इसमें आता है वैकल्पिक द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व। और तीसरा दोस्तों इसमें आता है समाहार द्वंद्व। कौन सा है? समाहार द्वंद्व। ठीक है जी। इतरेतर द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व और फिर है समाहार द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व ये कहता है जहां पर संबंध आए, यानी कि इतरेतर द्वंद्व का प्रयोग कहां पर करेंगे अपन? संबंधों में। कहां पर करेंगे? संबंधों में, संज्ञा में, संबंधों में, संज्ञा में, और तीसरा कहता है संख्याओं में। यहां पर समूह नहीं कह रहा है, सिर्फ क्या कह रहा है? संख्याओं में। जैसे एग्जाम्पल संबंध में कैसे? माता पिता, तो भाई बहन है, भाई बहन, तो यहाँ क्या बन जाएगा? भाई और बहन। इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल्स को ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। पहला है जी इतरेतर द्वंद्व का प्रकार संबंधों के नाम में। तो संबंधों में जैसे एग्जाम्पल है माता पिता, तो संबंध हो रहा है माता पिता। यहाँ पर किसका लोप होता है? और का लोप होता है। किसका लोप होता है जी? और का लोप होता है, और का लोप होता है। यहाँ वैकल्पिक द्वंद्व में या का लोप होता है, या का लोप होता है। और समाहार में पीछे आदि को जोड़ते हैं, आदि को जोड़ते हैं, आदि को जोड़ते हैं जी, या आदि का यहाँ पर क्या होता है? लोप होता है। अब देखिएगा माता पिता क्या बन जाएगा? माता और पिता, तो संबंधों के नाम में आता है ये, माता और पिता। चाचा चाची, तो चाचा और चाची। भाई बहन, तो भाई और बहन, भाई और बहन, तो और का आ गया। अब इनमें संबंध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या लोप हुआ? तो और का लोप हुआ जी। ठीक है। उसके बाद आता है इसमें संज्ञा के नाम में, संज्ञा, संज्ञा के नाम में। तो संज्ञा में जैसे है जी राम सीता, राम सीता, तो यह क्या आ जाएगा? राम और सीता। क्या बन गया? राम और सीता। तो यहाँ पर संज्ञा है ये दोनों के दोनों। सीता गीता, सीता गीता, तो सीता और गीता, सीता और गीता। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या बन रहा है? ये संज्ञा के नाम में है जी। और देखते हैं राम कृष्ण, राम कृष्ण, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? राम और कृष्ण। क्यों? क्योंकि दोनों संज्ञा है, और व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, और इसके अलावा भाववाचक संज्ञा हमने अच्छे से टॉपिक में क्लियर किए थे। गौरी शंकर, गौरी शंकर। अब एक तो माता गौरा है और एक शिव भगवान है, तो क्या आ गया? गौरी और शंकर, गौरी और शंकर। तो इस प्रकार से दोस्तों ये कौन से में आता है? आपका संज्ञा के नाम में। माता पिता, भाई बहन, जीजा साली, जीजा साली, तो ये किस में चला जाएगा? ये भी इसी में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जीजा और साली। क्यों?
क्योंकि भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, संबंध हो रहा है, जीजा और साली का संबंध है जी, इस प्रकार शब्द में संबंध है। उसके बाद चाचा चाची, चाचा चाची, नाना नानी, मामा मामी, तो सब में यही पॉइंट आएगा। रीज़न इतना सा है क्योंकि इसका नियम ये कहता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, संबंध है। इतरेतर द्वंद्व किस में आता है, संबंध में आता है, संज्ञा में आता है। और तीसरा पॉइंट दोस्तों इसका ये है कि अगर कहीं भी संख्याएं आए तो संख्याओं में भी क्या होता है, लेकिन संख्याओं का समूह नहीं होना चाहिए। अगर समूह हो जाता है तो द्विगु समास होता है। जैसे 1 और 30 क्या बनते हैं, 31। 1 और 30 क्या बने जी, 31। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तोड़ेंगे तो समास विग्रह करेंगे तो 1 और 30 क्या बन गया, 31। 1 और 30 क्या बन गया, 31। इसके अलावा 21 का क्या बन जाएगा, 1 और 20। 1 और 20। तो इस प्रकार से यहाँ पर संख्याओं में भी कौन सा आएगा, आपका द्वंद्व समास आएगा। लेकिन द्वंद्व में भी कौन सा आएगा, इतरेतर द्वंद्व आएगा। ये था जी आपका इतरेतर द्वंद्व। ठीक है, इसके बाद करते हैं वैकल्पिक द्वंद्व। वैकल्पिक द्वंद्व तो बड़ा इजी सा है। वैकल्पिक का अर्थ होता है विलोम शब्द जहां पर आए, जहां पर क्या आए, विलोम शब्द। जहां विलोम शब्द आए वहां पर कौन सा द्वंद्व होता है, वैकल्पिक द्वंद्व होता है। ठीक है भाई, जैसे एग्जांपल देखो, सुख दुख, तो यहां पर जैसे ही आपने विलोम शब्द देखे तो यहां पर क्या लगा दोगे, या लगा दोगे बीच में, क्या आ जाएगा, सुख या दुख। दिन रात, दिन या रात, सुख दुख, दिन या रात। आगे और एग्जाम्पल लेते हैं इनके अपन विलोम शब्द के। जैसे है ऊपर नीचे, ऊपर और नीचे, ऊपर या नीचे, दाएं बाएं, दाएं या बाएं। अब यहाँ पर चाचा चाची भाई बहन ये संबंध में थे, ये विलोम शब्द में नहीं आते जी, संबंध में तो ये ही है भाई। ठीक है, समाहार द्वंद्व, जिसमें लास्ट में कुछ आदि शब्द का प्रयोग करते हैं, वो कौन सा बनता है आपका, समाहार द्वंद्व। शेष बचा हुआ जो होता है वो समाहार द्वंद्व में आता है। जैसे आ जाए दाल रोटी, तो इसको अपन तोड़ेंगे ना, कैसे लिखेंगे, दाल रोटी आदि। क्या आएगा यहाँ पर, दाल रोटी आदि, दाल रोटी आदि। इसके बाद सब्जी रोटी, सब्जी रोटी क्या बन जाएगा, सब्जी रोटी आदि, सब्जी रोटी आदि। अड़ोस पड़ोस, अड़ोस पड़ोस। अब भाई आप एक चीज देखिएगा, यहाँ पर अड़ोस पड़ोस शब्द आया तो अड़ोस जो होता है तो होता ही नहीं, तो लोकल लैंग्वेज बोला जाता है इसको ना जी। तो क्या आ जाएगा इसका, अपन समास विग्रह का जोड़ेंगे तो पड़ोस आदि। क्या बनेगा, पड़ोस आदि। लत्ते कपड़े, लत्ते कपड़े। भाई लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं लत्ते तो, लेकिन रियल जो शब्द हो क्या होता है, कपड़े। तो यहाँ क्या आ जाएगा, कपड़े आदि। ये था जी आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व समास ये कहता है कि जिस समास में दोनों पद प्रधान होने चाहिए, दोनों, वहां पर कौन सा समास आता है, द्वंद्व समास। यहाँ पर द्वंद्व समास 3 प्रकार का होता है, इतरेतर द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व और समाहार द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व में और का लोप होता है विभक्ति में, तो बीच में। वैकल्पिक में या का लोप होता है, उसमें किसका प्रयोग होता है, विलोम शब्दों का प्रयोग होता है। समाहार में जो शेष बच गया है और लास्ट में किसका अपन लोप करेंगे, यहाँ पर आदि का लोप होता है, आदि को जोड़ते हैं जी। ये था आपका द्वंद्व समास। तीसरे समास की अपन बात करते हैं बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास जो है दोस्तों ये कहता है जिस समास में ना तो पहला पद प्रधान हो ना दूसरा पद प्रधान हो, बल्कि कोई अन्य ही पद प्रधान हो। तो जिस समास में
तीसरा पद प्रधान हो या कोई अन्य ही पद प्रधान होता है वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। जिस समास में तीसरा पद प्रधान होता है वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। जैसे करके देखते हैं इसके नियम, जैसे देखते हैं भाई इसके एग्जाम्पल्स। वो एग्जाम्पल है पीतांबर। अब यहाँ पर पीतांबर शब्द है, पीत यानी पीला, अंबर यानी भाई आकाश, या अंबर यानी वस्त्र, ठीक है जी। पीले वस्त्र, कोई मेल नहीं हो रहा है यहाँ पे तो, है ना जी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पीले हैं वस्त्र जिसके, पीले हैं वस्त्र जिसके। अब यहाँ पर आपको ये चीज़ अंडरलाइन करनी पड़ेगी कि जहाँ पर जिसका, जिसके, वाला ये शब्द आ जाते हैं वहाँ पर कौन सा समास होता है, बहुब्रीहि समास होते हैं। पीले हैं वस्त्र जिनके या जिसके, तो किसके हैं जी पीले वस्त्र, विष्णु भगवान जो पीले वस्त्र पहनते हैं भाई। तो अन्य अर्थ निकल गया, पीला और यहाँ पर अंबर, वस्त्र और पीला कोई लेना देना नहीं हो रहा है, लेकिन कह रहे हैं इन दोनों को मिलाओगे तो विष्णु भगवान का अर्थ निकलेगा यहाँ पर कि विष्णु भगवान जो पीले कपड़े पहनते हैं। श्वेतांबर, श्वेतांबर, श्वेत है वस्त्र जिनके, श्वेत है वस्त्र जिनके, या श्वेत ध्वला भी कह सकते हैं। तो माँ सरस्वती जी के क्या है, श्वेत वस्त्र है जी। इसके अलावा गजानन, एक है गज दूसरा है आनन। तो गज, गज का मुख है जिनके, गज का मुख है जिनका। तो किन का, गणेश जी का है। तो भाई गणेश जी का कैसा मुख है, गज का, यानी हाथी का मुख है जिनका गणेश जी। लंबोदर, लंबा है पेट जिनका, लंबा है पेट जिनका, लंबा है उदर जिनका। तो यहाँ पर भी उदर और लंबा कोई लेना देना नहीं है शब्द का, लेकिन अर्थ अलग निकल रहा है, इसलिए इसमें कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास है। चक्रपाणी, चक्र है हाथ में जिनके, चक्र है हाथ में जिनके। तो आप देख सकते हो यहाँ पर सभी जगह जिनका, जिनके, जिसके, इन शब्दों का प्रयोग आ रहा है। तो विष्णु भगवान ने श्री कृष्ण जी के हाथ में क्या है जी, चक्र है। अगला पॉइंट, वीणा पाणी, पाणी यानी हाथ और वीणा यानी हाथ में। तो वीणा पाणी, वीणा है हाथ में जिनके, वीणा है हाथ में जिनके। ये कौन है, माँ सरस्वती, माँ सरस्वती। और देखते हैं जी, आजानु बाहु, आजानु बाहु, आजानु बाहु, आठ भुजाएं हैं जिनकी, आठ भुजाएं हैं जिनकी। तो आठ भुजाएं हैं जिनकी, ये है श्री राम की। दोस्तों आपको देखना, आपको यहाँ पर ये देखना है जिसके, जिनका, जिनके, ये सब जहाँ पर आ जाते हैं या कोई अन्य ही अर्थ दे दे, सीधा साधा दे दे, गणेश के शब्द, गणेश जी के शब्द में कौन सा समास का प्रयोग हुआ, तो आप क्या कर दोगे, बहुब्रीहि समास का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार से अपना टॉपिक था बहुब्रीहि समास का। अगला टॉपिक का नाम आता है जी, अगले समास का नाम है तत्पुरुष समास। कौन सा समास है भाई, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की परिभाषा ये बनती है कि जिस समास में, जिस समास में, जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो, और यानी कि जिस समास में प्रथम पद क्या आएगा, गौण होगा। जिस समास में प्रथम पद गौण हो और दूसरा पद क्या हो, प्रधान हो, और दूसरा पद प्रधान हो, दूसरा पद प्रधान हो, दूसरा पद प्रधान हो, वहाँ तत्पुरुष समास होता है। एक पॉइंट तो ये आया। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि तत्पुरुष समास में विभक्तियों का लोप होता है जी। तत्पुरुष समास में किसका लोप होता है, विभक्तियों का लोप होता है। तत्पुरुष समास में विभक्तियों का लोप होता है, विभक्तियों का लोप होता है। अब विभक्ति कितनी होती है, तो भाई वैसे तो विभक्ति होती है 8,
लेकिन अपने काम की है 7 विभक्तियां। प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और एक आती है जी सप्तमी विभक्ति। तो ये 7 विभक्तियां होती है। इनसे रिलेटेड होते हैं कारक। इनसे रिलेटेड क्या होते हैं जी? कारक। प्रथमा विभक्ति जो होती है इसका कारक कौन होता है? कर्ता। द्वितीय विभक्ति कारक कौन होता है? कर्म। तीसरे का कौन आएगा? करण। चौथे का आएगा जी संप्रदान। अब आपको यहाँ पर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये तत्पुरुष समास के ही भेद हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा रसोई घर में कौन सा समास है, फिर आप बताओ सर तत्पुरुष, तो तत्पुरुष में भी कौन सा है? तो उसके लिए दोस्तों आपके कारक टॉपिक यहाँ पर थोड़ा सा देखना पड़ेगा। संप्रदान, उसके बाद 5वीं आती है अधिकरण, उसके बाद 6ठे पे आता है संबंध। क्या है जी? संबंध। 7वीं पे आता है अधिकरण। 7वें पे क्या आता है जी? अधिकरण। ठीक है भाई, इस प्रकार से। अगला पॉइंट है इनका चिन्ह या परसर्ग। परसर्ग को क्या कहा जाता है भाई? चिन्ह। इसका चिन्ह क्या होता है? परसर्ग क्या होता है? तो कर्ता का परसर्ग होता है ने, कर्म का होता है को, करण का होता है से और के द्वारा, से और के द्वारा। उसके बाद आ रहा है संप्रदान का। संप्रदान का परसर्ग होता है के लिए, अपादान से अलग होने के भाव में। से वहाँ पर भी आया था लेकिन यहाँ पर क्या आएगा? अलग होने के भाव में। तो अलग जिसमें हो जाता है वो है संप्रदान के बाद अपादान। षष्ठी में आता है संबंध, और संबंध में दोस्तों आता है इसमें इसका प्रक्षेप है का, के, की, रा, रे, री, ये इसके परसर्ग हैं। अधिकरण के परसर्ग या चिन्ह होते हैं जी में या पर, ये इसके परसर्ग है जी। ये बन गई आपकी सारणी। अब आप इनके एग्जाम्पल्स देखते आप बता दोगे सर इसमें ये कारक है, इसमें ये कारक है। देखिएगा तो टॉपिक जो है अपना वो है तत्पुरुष समास। जिस समास में विभक्तियों का लोप होता हो, जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो, वहां पर कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास होता है। अब जो भी एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं ना वो इन्हीं के रिलेटेड होंगे जी। जैसे एग्जाम्पल दूं मैं इसका 6ठे वाले का, तो आ जाएगा राजकुमार। अब यहाँ पर आप इसको तोड़कर लिखोगे तो क्या लिखोगे? राजा का कुमार। अब यहाँ पर का जो शब्द है ना जी, इससे आपको पता चल गया कि यहाँ पर का को देखते ही आपने ये कर दिया कि इसमें संबंध तत्पुरुष है, संबंध तत्पुरुष है। विद्यालय में गया, तो कहाँ पर गया जी? विद्यालय में गया, विद्यालय में गया। तो यहाँ पर में को देखते ही आपने कह दिया कि सर इसमें तो अधिकरण तत्पुरुष है, इस प्रकार से। उसके बाद पंचमी, पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा, तो यहाँ पर कौन सा कारक है जी? तत्पुरुष, सॉरी पेड़ से पत्ता गिरा। अब पेड़ से जो पत्ता गिरा है ये पेड़ से पत्ता अलग हो चुका है, तो कौन सा आ गया यहाँ पर? तत्पुरुष में भी पंचमी तत्पुरुष, और तत्पुरुष पंचमी का क्या नाम आता है? अपादान। ठीक है जी, अपादान अलग हो गया। उसके बाद आता है संप्रदान के एग्जाम्पल। संप्रदान में क्या आता है? रसोई घर, तो रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। घर किसके लिए है जी? रसोई के लिए घर बनाना है, तो रसोई के लिए घर। पाकशाला, पाक के लिए शाला। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। इस प्रकार से तृतीय तत्पुरुष आता है, ये कहता है कि कोई काम माध्यम होना चाहिए। यहाँ पर हस्तलिखित, हस्तलिखित, तो हस्तलिखित में कौन सा आता है? ये देगा आपको समास कौन सा है, तो क्या जाएगा? हाथ से लिखित या हस्त से लिखित या हाथ के द्वारा लिखित, इस प्रकार से। ठीक है जी, हाथ से लिखित। फिर आ रहा है को के एग्जाम्पल। को जो है ये कह रहे हैं राम को पढ़ाया। किसको पढ़ाया? राम को पढ़ाया, तो को देख लिया आपने। रावण को मारा, किसको मारा जी? रावण को मारा, तो यहाँ पर ये को देखते आप कर दोगे। उसके बाद है ने के एग्जाम्पल। राम ने पढ़ाई की, राम ने क्या की जी? पढ़ाई की। तो इस प्रकार से आपके एग्जाम्पल हैं।
राम ने पढ़ाई की, इस प्रकार से भाई, ठीक है। तो ये है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास ये कहता है कि जिसमें दूसरा पद प्रधान होगा। दूसरा पद क्या होगा? प्रधान होगा, वहां तत्पुरुष समास होता है। उनके बीच में विभक्तियों का लोप होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें विभक्तियां होती है, ये इनका लोप हुआ, या केक का लोप हो गया भाई, तो रसोई घर बन गया, ठीक है। पेड़ से पत्ता गिरा, तो से को हटा दिया जाएगा। राजा का कुमार, तो का था, यहाँ पे राजकुमार बन गया। विद्यालय में गया, तो में आ गया। हाथ से लिखित, हस्तलिखित बन गया जी, ठीक है। तो इस प्रकार से समास था आपका तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के बाद इसके दो भेद होते हैं। एक भेद का नाम आता है कर्मधारय समास, और दूसरे का आएगा इसमें द्विगु समास। कौन सा है जी? द्विगु समास। द्विगु समास को पहले देख लेते हैं, छोटा सा है, इजी सा समास है भाई। ये कहता है जिस समास में संख्याओं का समूह हो। जिस समास में किन का समूह हो? संख्याओं का। तो जिस समास में संख्याओं का समूह हो वहां पर द्विगु समास होता है। जैसे करके अपन इसका एग्जाम्पल देखते हैं। नवग्रह, नवग्रह, नव यानी नौ, नौ ग्रहों का समूह। तो आप लास्ट में क्या लिखोगे, तोड़ोगे तब? नौ ग्रहों का समूह क्या कहलाता है? नवग्रह। पंचवटी, पंचवटी, तो पंच बरगदों का या पंच वटों का समूह, पांच वटों का समूह, पांच वटों का समूह, ये आ गया आपका पंचवटी में। त्रिनेत्र, अब ये त्रिनेत्र शब्द जो है ये उसमें भी जाएगा, क्योंकि भगवान शिव के भी तीन आंखें हैं जी, है ना। तो अगर आ जाए तीन नेत्र हैं जिनके, तो आप कौन सा करोगे? बहुब्रीहि समास। या आ जाए तीन नेत्रों का समूह, जहां समूह शब्द लग जाएगा वहां पर आप क्या करोगे? इसमें द्विगु समास करेंगे जी। चौराहा, चौराहा, चार राहों का समूह, चार राहों का समूह, ये होता है चौराहा। तो पॉइंट ये था कि यहाँ पर अपन को क्या मिलेगा? समूह मिलेगा जी। फिर है पंचमार्ग, पंचमार्ग, तो पांच मार्गों का समूह, पांच मार्गों का समूह। नवरात्रा, नवरात्रा, तो नवरात्रियों का समूह। हर जगह आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? समूह मिलेगा। नौ रात्रियों का समूह, नौ रात्रियों का समूह। उसके बाद है सातवां पॉइंट पंजाब, पंजाब। यहाँ पर दोस्तों पंच प्लस आब ये संधि बनती है। कैचे टैते पै के बाद अगर प्रथम वर्ण पै तीसरा चौथा वर्ण आता है तो पै का पै जो प्रथम का तृतीय हो जाता है। तो यहाँ पे पंच प्लस आब है जी। और या कोई भी स्वर आता है तो स्वर आ रहा है यहाँ पे लास्ट में, जय का चय हो जाएगा। पंच यानी पांच, और आब यानी नदियों के जो बीच का, नदियों का वह स्थान, दो नदियों के बीच का जो स्थान होता है उसका कहा जाता है आब। तो पांच आबों का समूह, पांच आबों, ये अपन बोल सकते हैं नदियों का समूह। तो पांच नदियों से मिलकर के बनता है पंजाब। पांच आबों या पांच नदियों का समूह। तो आप देख लो सब में क्या आ रहा है? समूह ही समूह आ रहा है। तो समूह जहां पर आएगा वो क्या आ जाएगा? आपका द्विगु समास। इतना छोटा सा है जी। कर्मधारय समास, जिसमें विशेषता बताई जाए किसी की, क्या बताई जाए? विशेषता। या जिस समास में उपमेय वह उपमान हो, उपमेय वह उपमान हो, वहां पर कौन सा समास होता है जी? कर्मधारय समास होता है। उपमान वो होता है जिससे तुलना की जाए, और उपमेय वो होता है जिसकी तुलना की जाए। जैसे एग्जाम्पल करके देखते हैं जिसका। और इस समास में आपको ये याद हो रखना है, इसमें समान शब्द मिलेगा आपको बीच में विग्रह में, के समान, रूपी, और तुल्य शब्द जहां पर मिलेंगे वहां पर कौन सा समास होगा जी? आपका कर्मधारय समास होगा। जैसे करके देखेंगे कि है चंद्रमा समान मुख, तो चंद्रमुख क्या हो गया? चंद्रमुख। तो यहां पर क्या तोड़ेंगे तो क्या जाएगा? चंद्रमा के समान मुख। चंद्रमुख का क्या बन गया? चंद्रमा के समान मुख। रूपवती, रूप के समानवती भाई। या नव यौवन, नव यौवन स्त्री, तो नव यौवन है जी, तो क्या बन जाएगा? नया यौवन, नया यौवन, तो नए, नए के समान यौवन, नए के समान यौवन, नए के समान यौवन।
उसके अलावा और एग्जाम्पल जैसे है मृगनयनी, मृगनयनी तो मृग के समान नयन, मृगनयनी तो क्या बन जाएगा, मृग के समान आँखें। तो यहाँ पर आपको सब में क्या आ रहा है, के समान, रूपी या तुल्य शब्द जहाँ पर आते हैं वहाँ पर कौन सा समास होता है भाई, तो वहाँ पर जो समास आता है वो समास है अपना ये कर्मधारय समास। अब यहाँ पर ये शब्द भी मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक शब्द और मिलता है आपको, जैसे घनश्याम, कमल नयन, मुख चंद्र, ये शब्द भी जहाँ पर मिलते हैं। तो घनश्याम, घन का अर्थ होता है घन, घन श्याम तो घन के समान यानी काले बादलों के समान, है ना जी, घन के समान श्याम, इस प्रकार से। अब ये तो था ही था। इसके अलावा दोस्तों इसमें तो के समान रूपी तुल्य मिल गया, लेकिन आपको कुछ एग्जाम्पल्स और याद करने हैं, वो देखिएगा। जैसे शब्द मिले आपको महात्मा, महात्मा, महान है जो आत्मा, यहाँ पर आपको शब्द के बीच में क्या मिलेगा, है जो मिलेगा। और जबकि बहुब्री में क्या मिला था आपको, जिसके जिनके ये शब्द मिलते हैं, ठीक है। महान है जो आत्मा, महापुरुष, महान है जो पुरुष, महापुरुष, महान है जो पुरुष, महात्मा, महान है जो पुरुष, कमल नयन, कमल के समान नयन, कमल के समान नयन। तो दोस्तों ये छोटा सा आपका टॉपिक था, टॉपिक का नाम था समास। समास जो होते हैं इसमें हमने कहा वर्णों को मिलाना ही समास कहलाता है। समास के 4 प्रकार होते हैं और वैसे हिंदी वर्णमाला में कई बार 4 ना दे करके 6 भी आ सकता है। तो वर्णों को या शब्दों को मिलाना क्या कहलाता है, समास कहलाता है। यदि आपके सामने पूछा जाए वर्णों को मिलाना क्या कहा जाता है, तो दोस्तों वर्णों को मिलाना कहा जाता है संधि, जबकि शब्दों को मिलाना क्या कहते हैं, समास कहते हैं। समास के जो प्रकार आते हैं वो कितने आते हैं, 4 आते हैं। 4 प्रकारों में पहला समास आता है अव्ययीभाव समास, दूसरा इसमें आता है तत्पुरुष समास, तीसरा इसमें आता है द्वंद्व समास, चौथा आता है बहुब्रीहि समास। या तो आपसे प्रकार पूछ लेगा या फिर इनकी ही परिभाषा पूछता है या इनके एग्जाम्पल देगा। तत्पुरुष समास के 2 भेद होते हैं, कर्मधारय समास और द्विगु समास। वह समास जिसमें प्रथम पद प्रधान हो अव्ययभाव समास होता है, जिसमें दूसरा पद प्रधान हो तत्पुरुष समास है, जिसमें पहला और दूसरा दोनों ही पद प्रधान हो द्वंद्व समास होता है, जिस समास में कोई तीसरा अन्य पद प्रधान हो बहुब्रीहि समास होता है, जिस समास में दोस्तों विशेषता बताई जाए, उपमा उपमेय का बोध हो, विशेषता बताई जाए, वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। और जिसमें संख्याओं का समूह आए वो द्विगु समास होता है। इसके बाद बात की अव्ययभाव समास की, जहां पर आपको प्रथम पद जो मिले उपसर्ग या अव्यय मिले वहां पर कौन समास आ जाएगा, अव्ययभाव समास। एक जैसे जहां पर शब्द मिल गए वो कौन सा आ गया आपका, अव्ययभाव समास है। दूसरा हमने पढ़ा था द्वंद्व समास, दोनों पद प्रधान होंगे। इसमें 3 प्रकार का होता है, इतरेत्तर द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व और समाहार द्वंद्व। इतरेत्तर द्वंद्व में और का लोप होता है और ये और जो होगा संबंधों में, संज्ञा में, संख्याओं में आता है। वैकल्पिक द्वंद्व में या का लोप होता है, इसमें जो विलोम शब्द आते हैं वो आते हैं। समाहार में शेष बचा हुआ जो आता है समाहार में आता है और इसमें बाद में आदि जोड़ते हैं। उसके बाद बात करें बहुब्रीहि समास, जिस समास में कोई अन्य ही पद प्रधान होता है बहुब्रीहि समास होता है। जिनका जिसके ये शब्द इसमें मिलते हैं अपने को तो कौन सा आ जाएगा, बहुब्रीहि समास आएगा। उसके बाद तत्पुरुष समास जो होता है, इस तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होगा, विभक्तियों का लोप होगा, तो ये विभक्ति आती है। इन विभक्तियों के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर चिन्ह वगैरह मिलेंगे, उन चिन्हों के हिसाब से इसको आप आराम से कर सकते हो। राजा का को मारा था, राजपुत्र आ जाए, राजपुत्री आ जाए, तो इस प्रकार से आप संबंध होंगे तो वहां पर यह समास आ जाएगा। उसके बाद आता है कर्मधारय समास, जिसमें के समान रूपी तुल्य कोई विशेषता बताई जाती है किसी से, तो ये समास आता है। और क्या है जो शब्द जहां पर मिलेगा या है जो शब्द जहां पर मिलता है वहां पर कौन समास होता है जी, आपका ये कर्मधारय समास होता है। ये द्विगु समास में क्या आया था, जिनमें संख्याओं का समूह आता है, द्विगु समास होता है। उम्मीद है दोस्तों आपको टॉपिक समझ में आया होगा। यदि आपको अच्छी लगती है वीडियोस तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों फिर अन्य वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।